हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुमिता और आज मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पावा। पिछले एपिसोड में हमने बात की, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और सभी पेरेंट्स की तरह आप भी चाहते हैं कि वो बड़ा होकर जिद्दी ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा अब बड़ा है तो क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, कैसे उसकी जिद को डील करना है। हाँ, इस पर आगे बात करने से पहले बच्चों की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए, 6 महीने की उम्र तक बच्चा ए सोशल होता है। 6 महीने तक के बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि मैं कुछ हूं, यानी बच्चे के मन में मैं की कोई धारणा नहीं होती। अगर तुम 2-3 महीने के बच्चे को गोदी में लेकर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो वो तुम्हें देखेगा, फिर शीशे में देखेगा, हैरान होगा कि ये दो कैसे हो गए, एक सामने है और एक मेरे पास है। पर वो बच्चा खुद को देखेगा ही नहीं, बार बार तुम्हें ही देखेगा, आश्चर्य से देखेगा, लेकिन खुद को नहीं देखेगा। 6 महीने का होते होते सेल्फ की धारणा बननी शुरू हो जाती है। जब मैं की धारणा बनती है तो उसके सारे इम्पैक्ट्स भी आने लगते हैं। और फिर 6 महीने की उम्र से लेकर 2.5-3 साल तक वो केवल घर के अंदर होता है। उसका परिचय सिर्फ घर के लोगों तक ही होता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जाता भी है तो घर के लोगों की प्रोटेक्शन में ही जाता है। और शायद इसीलिए 3 साल तक के बच्चे पर असर केवल परिवार वालों का होता है। फिर 2.5-3 साल का होते होते वो स्कूल जाने लगता है। लगभग 6 साल तक की उम्र तक बच्चे के विचार विकसित होते हैं। 6 साल तक बच्चों के विचार काफी मात्रा में विकसित हो चुके होते हैं। इसीलिए उसके बाद बहुत गहरे बदलाव लाना आसान नहीं होता। 3 साल के बाद जब वो स्कूल जाने लगता है तो प्रभाव परिवार का भी होता है और स्कूल का भी होता है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 3 से 12 साल तक बच्चे पर परिवार और स्कूल दोनों का प्रभाव होता है। लेकिन परिवार का प्रभाव स्कूल के प्रभाव की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। अब हर चीज, हर घटना के बारे में बच्चों के अपने विचार, अपने निर्णय बन जाते हैं। कुछ घर से, कुछ पेरेंट्स से, कुछ परिवार के अन्य लोगों से, कुछ दोस्तों से विचार मिलते ही हैं। फिर वो विचार बरसों बरसों या कह सकते हैं सारी उम्र तक बने ही रहते हैं। फिर भी इस समय तक परिवार का असर काफी रहता है। और मुझे लगता है कि खास तौर पर मदर का प्रभाव इस समय रहता ही है। यानी 12 साल तक के बच्चे अपनी हर बात माँ से शेयर करना चाहते हैं। ये किसी केस में 11 साल भी हो सकता है या 13 भी हो सकता है। इसके बाद यानी टीन एज शुरू होते ही बच्चों में काफी भयानक चेंजेस आने लगते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी। हाँ, इसके बाद से यानी 13 साल से ना बच्चे विद्रोही होना शुरू हो जाते हैं। उनको घर जेल नजर आने लगती है, घर के लोग दुश्मन नजर आते हैं। अचानक ही उनके मन में आने लगता है कि वो घर से दूर हो जाएं। इससे पहले वो घर से दूर हो जाने के नाम से ही डरते रहते हैं। पर टीनेजर होते होते उनको लगता है कि वो कहीं दूर जाकर रहने लगेंगे तो जीवन आसान होगा, जीवन बेहतर होगा। इस उम्र को गैंग एज भी कहते हैं। गैंग का मतलब पीयर ग्रुप। 13 से 19 तक बच्चों को सिवाय गैंग के कुछ और नहीं सूझता। हाँ, सही में इस उम्र में बच्चों पर पीयर प्रेशर बहुत होता है। बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं पीयर प्रेशर पर, काफी नॉवेल्स भी लिखे गए हैं। कहा जाता है कि जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ये पीयर प्रेशर। ये पीयर प्रेशर है क्या? अगर आप इसे थोड़ा क्लियर करें तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगा। हाँ, ये पीयर प्रेशर का मतलब है कि जो भी उसका छोटा सा पीयर ग्रुप यानी फ्रेंड सर्कल होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है बच्चों पर। कहा जाता है कि ये उम्र बिगड़ने के लिए सबसे माकूल उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में परिवार का असर कम हो जाता है। इस उम्र के दौर में माँ बाप जो भी सिखाते हैं, ज्यादातर बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता। माँ बाप बच्चों को दुश्मन नजर आने लगते हैं। बच्चे मानकर चलते हैं जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं वो गलत ही बोल रहे हैं। इस समय दोस्तों का या अपनी ही उम्र के लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। स्कूल का प्रभाव भी होता है, पर फिर भी परिवार की तुलना में कम होता है। और उसके बाद 19 की उम्र में बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, तो कॉलेज में बहुत बड़े असर पड़ना मुश्किल होते हैं।
नॉर्मली कॉलेज में जीवन जीने के ढंग को लेकर या कहें व्यवहार को लेकर कोई खास असर पड़ता ही नहीं है। जो नजरिया बनना होता है वो ज्यादातर स्कूल खत्म होते होते तक बन जाता है। हाँ, इस बात से मैं अपने मामले में और अपने बच्चों के मामले में भी रिलेट कर सकती हूँ। जो भी विचार बनने होते हैं या जो भी आदतें पड़नी होती हैं वो 14-15 की उम्र तक पड़ जाती हैं। 20 की उम्र के बाद तो जीवन में बहुत ही कम मात्रा में प्रभाव पड़ता है। 20-22 की उम्र के बाद करीब करीब सभी काम करने लगते हैं, कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब करने लगता है। तो उसी फील्ड में जो सीखना होता है इंसान सीखता है, क्योंकि वो बच्चा अब अपने आप में एक पूरा इंसान बन चुका है, या कहना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। हाँ, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिद सिर्फ बच्चे ही नहीं करते, हम सब भी करते हैं। जिद का एक ही मतलब है कि हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। और असली बात यह है कि बच्चा बस किसी भी और प्राणी की तरह अपनी बात मनवाना चाहता है। अपनी बात मनवाना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और ये हम सब में होती है। पर अपनी बात मनवाने के लिए तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि बच्चे को अपनी फ्रीडम चाहिए कि वो जो भी मेरा मन करे वो करने दिया जाए उसे, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। हम सभी इस तरह की फ्रीडम चाहते ही हैं। सही कहा आपने। सभी तो फ्रीडम चाहते हैं, और बच्चा भी इसका अपवाद नहीं है। तो अब बात यह है कि ऐसे में किया क्या जाए, कैसे समझाया जाए, क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए कि पेरेंट्स इस समस्या से निकल सकें। हाँ, देखिए, बच्चों को बोलकर, बताकर, इंस्ट्रक्शंस देकर डिसिप्लिन तो किया जा सकता है, लेकिन उनको सीधे सीधे शब्दों में बोलकर, बताकर समझ नहीं दी जा सकती। समझ उनकी डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन से। बच्चों को तुम जो बताओगे वो नहीं सीखेंगे। बच्चे वो सीखते हैं जो वो तुम्हें करते हुए देखते हैं। असल में शुद्ध ज्ञान के तौर पर कई बातें कड़वी या जहर सी लगती हैं। खैर, अगर बच्चा जिद्दी है तो ये समस्या तो है ही। अब बच्चों को हर वक्त हर बात पर डांटना भी पेरेंट्स को अच्छी फीलिंग नहीं देता। मन करता है कि ये बच्चे अगर ऐसा ऐसा करें ही ना, तो हमें डांटना ही ना पड़े तो बेहतर होगा। यानी जान से प्यारे बच्चों को डांटना अनप्लेजेंट तो लगता ही है, पर समस्या विकट है। बिना समझे तो वो तभी मान सकते हैं यदि तुम्हारी दहशत हो। पर बात मनवाने के लिए जहां तक दहशत की बात है, हम तो चाहते ही हैं कि बच्चों को डांटना भी ना पड़े। दहशत तो बहुत दूर की बात है। और फिर दहशत रखना किसी पर भी, खासकर अपने ही बच्चों पर, रिश्तों के लिए डैमेजिंग भी है। तो फिर बात है क्लैरिटी की, और बात है अथॉरिटी की भी। कभी कभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट की तरह क्लियर नहीं भी होती कि बच्चे की कौन सी बात मानी जाए और कौन सी नहीं मानी जाए। पर पेरेंट्स को ये क्लैरिटी होना कि डिसीजन तो पेरेंट्स ही लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस मूल बात पर से नजर ना हटे तुम्हारी कि भले डिसीजन का आधार बच्चे का मन या बच्चे की जिद हो सकती है, लेकिन डिसीजन के पीछे समझ आपकी हो, ना कि सिर्फ बच्चे की जिद या बच्चे का रोना धोना। ये सब बातें हमने पिछले 2 वेबिनार्स में भी डिटेल में कही ही हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। आप खाना खाने बच्चों के कहने पर महंगे रेस्टोरेंट में गए, और वहां आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खर्चा हो गया। तो आप अगर क्लियर होंगे कि आपने डिसीजन बच्चे की जिद से नहीं लिया, तो फिर आप बच्चों को नहीं कोसेंगे कि तुमने खर्चा करवा दिया। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी डिसीजन लें, डिसीजन के फायदे नुकसान होना तय ही है, क्योंकि कोई भी डिसीजन एब्सोल्यूट डिसीजन तो होता ही नहीं है। तो बाद में लग सकता है कि डिसीजन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पर हो सकता है बच्चों को भी लगे कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाना वर्थ तो नहीं था। और इस अनुभव से उन बच्चों का इन लग्जरी से सैचुरेशन की तरफ बढ़ना हो जाए, या उन्हें भी साफ साफ पता लग जाए कि ये गलत हो गया, आगे से ऐसा नहीं करना है। यानी कि डिसीजन तुम्हें लेना है, ये पहली बात है। और डिसीजंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इस इम्परफेक्ट माइंड से कहां से परफेक्ट डिसीजन आएंगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है कि ये सब टाइम बीइंग अरेंजमेंट है, कुछ बातों के लिए, कुछ समय तक के लिए। जरूरी जरूरी निर्णय, वैसे ही जैसे ग्राउंड में तो विराट कोहली ठीक है कैप्टन बने, पर मैच के बाद भी वो कहे कि ये करो, वो करो, या ऐसे मस्ती मारो,
वैसे हंसो तो ये चल नहीं सकता। और बेसिकली जितने कम मैटर्स हो उतना ठीक, और उम्र के साथ साथ उन्हें और कम करते जाएं। और तुम्हारे मन में जो एडल्टहुड की उम्र है, उस उम्र तक आते आते बात खत्म हो जाए, तुम्हारा डिसीजन लेने ही खत्म हो जाए। एक बात जो यहाँ मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि बच्चों को कुछ भी करने से रोका जाए तो बच्चे कारण जरूर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों नहीं कर रही हो आप। तो कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को क्या कहा जाए। हाँ, कारण बताने के लिए पेरेंट्स को सही सही कारण पता होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैं कह रही हूं इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें प्रॉपर रीजन देने होंगे। जैसे कि ज्यादा टीवी देखने से तुम्हारी हेल्थ, खासकर आंखें, डैमेज हो सकती हैं। अगर तुम्हारे भीतर अस्पष्टता, उलझन रहेगी तो बच्चों को वो साफ दिखेगी। बच्चे जान नहीं छोड़ेंगे, या फिर बात तो मानेंगे पर जता देंगे कि आपको पता तो है नहीं, बस बड़े होने के कारण आप अपनी चला रही हैं। कारण बताना जरूरी है। हो सके तो हर कॉन्फ्लिक्ट में उसी कारण को दोहराना है। पर इस गलतफहमी में मत रहना कि बच्चे कारण को समझ ही जाएंगे। कुछ अभी समझेंगे, कुछ कभी और, कुछ पता नहीं कब, कुछ समझेंगे भी या नहीं भी समझेंगे। ये सब तुम्हारे बस में नहीं है। ये सब तुम्हारी औकात के बाहर है। पर तुम्हें बच्चों को कारण तो देने होंगे, और उनकी ही जिंदगी से खोजकर उदाहरण भी देने होंगे। जैसे कि बच्चे अगर कहें कि तुम तो मेरी बात कभी भी नहीं मानती, तो पिछले दिनों की घटनाओं को याद करके उन्हें बताया जाए कि देखो, तुमने ये कहा था, तुम्हारी बात मानी गई थी। और उन्हें उन्हीं के खेल के झगड़ों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम बच्चों को जैसे जैसे ही कुछ कहने लगते हैं बच्चे आगे आगे ऐसे तर्क लॉजिक देने लगते हैं कि पेरेंट्स को चुप होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि लंबे लंबे तर्कों में या घंटों तक कारण समझाने में ही लगे रहें आप, पर शॉर्ट सा कारण सोचकर जरूर कहें। ये भी कहें कि ये कारण तुम्हारे अभी समझ में आएगी, जरूरी नहीं है। और ये भी कह सकती हैं कि जैसे कि तुमने उस फ्रेंड को या छोटी बहन को उस वक्त समझाया था, पर उसे समझ नहीं आया था। बच्चों की लाइफ से भी खोजकर उदाहरण दे। धीरे धीरे वो कारण जड़ें पकड़ने लगते हैं, और कारण मूलतः या तो फिजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर टाइम बीइंग कैप्टनशिप ही कारण हो। क्योंकि तुम कभी तय नहीं कर पाओगी कि साल में 4 बार थिएटर जाना या 14 बार। 800 के जूते या 1800 के जूते जायज हैं तुम्हारी परिस्थिति में। तो फिर एक ही कारण बचता है अदर देन हेल्थ इश्यूज के, कि आई एम टाइम बीइंग बॉस फॉर दिस और दैट इशू। हाँ, ये बॉस बनने वाली बात काफी यूजफुल है, लेकिन कब बॉस बनना है और कब नहीं ये बड़ा डेलिकेट इशू है। इसलिए इसे ठीक से समझकर इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके लिए आपको मन और जीवन के स्वभाव को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। मन और जीवन के स्वभाव को समझे बिना ये सब कर पाना करीब करीब असंभव है। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी बॉसगिरी चल गई तो बच्चे चोट खा जाएंगे, और नहीं चली तो तुम चोट खा जाओगे। खैर, कैसे तुम अपने बच्चों के बॉस बन सकते हो, इसकी चर्चा हमने पिछले 2 वेबिनार्स में भी की है। उनमें बताया गया है कि बॉस तो बनना है, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जिनमें उन्हें मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। जैसे 4 घंटे टीवी तो नहीं देखने दिया जा सकता, टीवी को ताले में भी नहीं रखा जा सकता। तो कोई तो उपाय खोजना ही पड़ेगा कि बच्चे टीवी से खुद को या आंखों को डैमेज ना कर लें। तुम साफ साफ कह सकती हो कि टीवी इस कारण से डैमेजिंग है, इसलिए इन 1, 2 या 3 प्रोग्राम के अलावा तुम्हें नहीं देखना है। शायद ही कोई बच्चा अपने माँ बाप से अंततः इस बात पर नाराज होता हो कि माँ बाप ने हेल्थ का पूरा ध्यान रखा, कंसर्न रखा। या हेल्थ के मैटर में माँ का या बाप का बॉस बनना अंततः शायद ही पीड़ा देता हो। और मेंटल हेल्थ के लिए तुम्हें बच्चों से पूरी तरह से टच में रहना होगा। करीब हर रोज ही बच्चों से बातें करनी होंगी कि आज स्कूल में क्या हुआ। वो बताते हैं कि इस दोस्त ने ये कहा, वो किया, मैडम ने ये कहा, मैडम ने वो किया। अब उन सब बातों को सुनना कोई काम जैसा तो है नहीं, बस ये तो एक रूटीन ही है। और हाँ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी कहा कि हर घटना के बारे में बच्चों के अपने विचार, अपने निर्णय भी बन ही जाते हैं। ये विचार और निर्णय दोस्तों से, घर से, परिवार के सदस्यों से
मिले जुले रूप से प्रभावित होते हैं। यहाँ पेरेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यही विचार बरसों बरसों या सारी उम्र तक बने रहते हैं। तो इस एपिसोड के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग के लिए आपके पास अनलिमिटेड समय नहीं है। आपके बच्चों के विचार बनने से पहले पहल जो तुम्हें कहना हो कह ही दो। बाद में तो उनके विचार इतने पक्के हो जाते हैं कि वो उनको कुछ भी बताया ही नहीं जा सकता। उनको क्या कहना है, कैसे कहना है, इसकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।